इजराइल और हमास के युद्ध का आज 13वां दिन है। सुबह से आप खबरें देख रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ। गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकर खड़े हुए हैं। खबर वहीं रुकी हुई है कि किसी भी वक्त गाजा में घुस सकते हैं। आज लेबनान में इन टैंकों पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ी तो इजराइल ने भी पलटकर 2 के बदले 4 मिसाइल मारी। आज अरब मुल्कों से भी गाजा और फिलिस्तीन को लेकर थोड़ी कम चीखें निकली। कल जैसा टशन नहीं था। हो सकता है कल जो बाइडन आते जाते 800 करोड़ का चेक काट गए हों, इसीलिए बाइडन गए तो आज ऋषि सुनक इजराइल पहुंच गए, नेतन्याहू से मिले। संक्षेप में इतना कहा कि हमास को तबीयत से ठोको पीटो, हमारे लायक कुछ हो तो बताना, हम साथ हैं। लेकिन हमारी आज की बहस इजराइल और फिलिस्तीन की इस लड़ाई में जो इंडियन पॉलिटिक्स हो रही है उस पर है। 7 अक्टूबर को जंग छिड़ी थी। 10 अक्टूबर को कांग्रेस की CWC ने प्रस्ताव पास किया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन हमास का नाम नहीं लिया, उसके आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। यहां से जो विवाद शुरू हुआ उसमें 8वें दिन बाद अब शरद पवार ने भी प्राण फूके हैं। शरद पवार ने कहा है कि पूरी जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है, इजराइल ने जबरन कब्जा किया हुआ है। फिर यह भी कहा कि भारत की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि जिसकी जमीन है हम उसके साथ हैं। इस हिसाब से मोदी उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। शरद पवार तफसील से बोले, लेकिन हमास का नाम नहीं लिया, जैसे कांग्रेस ने अब तक नहीं लिया है। पवार के बयान को बीजेपी ने सड़ी हुई मानसिकता बता दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि अफसोस होता है कि यह बात वो नेता कह रहा है जो खुद रक्षा मंत्री रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि कम से कम जब बात आतंकवाद की हो तब तो देश के साथ खड़ा हुआ करे। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि लगता है पवार साहब सुप्रिया सुले को गाजा की तरफ से लड़ने भेज देंगे। सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी। शरद पवार को डिफेंड करने में फारूक अब्दुल्ला भी उतरे। और इन सब बयानों के साथ बहस इस मोड़ पर आकर खड़ी है कि क्या इजराइल के खिलाफ बोलने, फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने और हमास पर कुछ न बोलने के पीछे क्या वोट पॉलिटिक्स है? क्या वाकई फिलिस्तीन एक फसल है जो आने वाले चुनाव में मुसलमान वोट्स के तौर पर काटी जा सकती है? या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि मूळ मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हमारा देश इजराइल का साथ है, हमारे जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हम खिलाफ है। मूल जमीन, घरदार हे सगळं पॅलेस्टाईनच्या लोकांचं होतं। तिथं अतिक्रमण झालं आणि इस्रायल देश आला। जो जुल्म वो मुसलमानों पर कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए जोर से बोल सके। हमारा राहुल बाबा ने उन्होंने मीटिंग बुला के बोला हम पैलेस्टाइन का साथ है, मतलब हम हमास का साथ है। हिंदुस्थाननी कधी दुसरी कोणाला मदत केली नाही। ज्यांची जमीन, ज्यांचे घरदार, त्यांच्या फाशीचे हा देश उभा राहिला। मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। अमेरिका है, बाकी कंट्रीज हैं, वो तमाशा देख रही हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो दुनिया में जो अमन है वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। फिलिस्तीनी को नरेंद्र मोदी भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी को हम नहीं समर्थन करते। तो इसी पर बात करेंगे और आज पहली बार इससे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उठी है उस पर बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। दीपक वोहरा जी, पूर्व राजनयिक यानी राजनयिक, वो मेरे साथ है। दानिश कुरैशी जी, नेता है AIMIM के, वो मेरे साथ है। और थोड़ी ही देर में मेरे साथ विद्या चौहान जी जुड़ेंगे। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या हुए, इसलिए सबसे पहले एक अपडेट दीपक वोहरा साहब से लेते हैं, फिर राजनीतिक बहस पर आते हैं। वोहरा साहब, आज के दिन आपको क्या लगा? वोहरा जी अभी नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं शहजाद से ही शुरू करता हूं। शहजाद जी, शरद पवार जी का ये बयान
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने, नितिन गडकरी जी ने, दोनों ने इस बयान की भत्सना की है, साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने भी। आप क्या कहना चाहेंगे शहजाद, क्या लगता है क्यों शरद पवार जी ये बयान दे रहे हैं? क्या मुसलमान वोटों के लिए? कुछ लोगों की आदतें बदलती नहीं हैं। पैलेस्टाइन तो बहाना है, दरअसल आतंकवाद और हमास के बचाव में आना है। आपको याद होगा दीपक जी, ये वही शरद पवार जी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मुंबई में बम विस्फोट हुए थे तो 12 विस्फोट हुए थे, तो उन्होंने 13वां विस्फोट मुस्लिम इलाके में हुआ ये इजाद कर दिया ताकि ऐसा लगे कि ये हिंदू आतंकवाद का भी इसमें एंगल है। एक प्रकार से उस समय पर जो आतंकी थे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन, उनको भी क्लीन चिट देने की पैरवी, उनके भी काले कारनामों को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। और ये पूरा जब से घटनाक्रम शुरू हुआ है, फिलिस्तीन के नाम पर हमास की तो पैरवी हो रही है। CWC का रेजोल्यूशन आया, उसमें हमास के आतंकी हमले पर कोई चर्चा नहीं की गई। मैं राजस्थान में बैठा हूं, कांग्रेस के एक राजस्थान के नेता ने तो सलाम कर दिया हमास के जज्बे को। के शैलजा, लेफ्ट के एक लीडर है, उन्होंने ट्वीट किया हमास आतंकी गुट है, उनकी पार्टी वाले उन पर टूट पड़े तो उनको ट्वीट हटाना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कहते हैं मैं दुआ मांगूंगा फिलिस्तीन के लिए, परंतु फिलिस्तीन का बहाना बनाकर क्या कहते हैं मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कि भारतवर्ष में 500 साल पहले ये इल्जाम लगाया गया कि बाबर ने एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। फिरकापरस्त लोग जिनकी आस्था थी मंदिर पे और मुसलमानों से नफरत थी, उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ जमा करके पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। और कोर्ट कहता है कि किसने तोड़ा मुझे मालूम नहीं, कोई सजा किसी को नहीं। और उस जगह पर बहुत बड़ा मंदिर बन गया, बहुत खुशी मनाई जा रही है। ठीक है, अब हमारी मस्जिद अक्सा जो सबसे पहली मस्जिद, मतलब कि पैलेस्टाइन का बहाना बनाते बनाते अब बाबर और उसके कुकृत्यों को भी क्लीन चिट दे दी गई। अब इसमें राम मंदिर का विषय कहां से आता है, इसमें बाबरी ढांचे का विषय कहां पे आता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जो भी लोग ये कह रहे हैं, देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है। फिलिस्तीन के साथ भारत जो रहा है वो पहले से रहा है, परंतु आज फिलिस्तीन के स्व अस्तित्व का सवाल नहीं है, कोई कब्जे का सवाल नहीं है, फिलिस्तीन इजराइल के विवाद का सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि एक आतंकी हमला हुआ इजराइल के मासूम नागरिकों पर, परंतु उसका खंडन करने के बदले आज हमास की ये पैरवी करने वाली पूरी PR मंडली है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले अगर ये फिलिस्तीन के लिए इतने ही इनका दिल धड़क रहा था तो क्या 7 अक्टूबर से पहले फिलिस्तीन के लिए कितने इन्होंने ट्वीट या समर्थन में प्रदर्शन किए? आज ही क्यों कर रहे हैं? आज तो सवाल यह है ना कि मासूम नागरिक मारे गए तो इजराइल के भी मासूम नागरिक के लिए दुआ मांगे, इजराइल के भी मासूम नागरिक के लिए खंडन कीजिए हमास का, परंतु एक भी व्यक्ति हमास का खंडन नहीं कर पाएगा। और यही बता रहा हूं मैं कि फिलिस्तीन बहाना है, दरअसल हमास की पैरवी करने के लिए इनको आना है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी बताइए, मुसलमान वोट बैंक के चलते ही आप सरकार से अलग लाइन ले रहे हैं? जी, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आनंद आ रहा है। भाई, झगड़ा हो रहा है फिलिस्तीन का, इजराइल का, और हम कहते हैं हम हिंसा का विरोध करते हैं। इजराइल ने जो हिंसा की उसका भी विरोध करते हैं, फिलिस्तीन ने जो हिंसा तरफ से हुई उसका भी विरोध करते हैं। मानवता बचनी चाहिए, इंसानियत बचनी चाहिए, मार काट का हम विरोध करते हैं। हम गांधी के देश के लोग हैं, अहिंसा पे चलने वाले हैं। लेकिन देखिए मजेदार बात, भारतीय जनता पार्टी लास्ट 15 दिनों से हमास आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल के 14 लोगों को मार डाला। इजराइल पे चर्चा करें। डॉक्टर भदौरिया जी, आप गांधी के देश में है ना, तो बोलिए हमास एक आतंकवादी संगठन है जिससे इजराइल के 1400 लोगों को मार डाला। बोलिए ना, सुन लीजिए। आप तो गांधीवादी है सर, लोहियावादी है। मुझे अगर आप 1-2 मिनट सुनिए, 1-2 मिनट अगर बोलने देंगे तो मैं अपनी बात कह दूंगा ना। बीजेपी आप पूरा बोले अनुराग भदौरिया जी, सवाल का जवाब भी दे। वो तो ऐसी बातें कर रहे थे, फूल बरस रहे थे। अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ, शुरू तो हो जाऊं, बोल तो लूं अपनी बात। तो सवाल आप मुझसे 20 सवाल मुझे पता नहीं था आप 1 मिनट बोलने के बाद शुरू होते हैं। दे सकते हैं, हम बीजेपी वाले नहीं है। मुझे पता नहीं था आप 1 मिनट बोलने के बाद शुरू होते हैं। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। वहां तो गांधी जी याद आ गए, शांति याद आ गई, आपको हमास का आतंकवादी हमला नहीं याद आया। अरे सुन तो लीजिए, अब आप बोलने नहीं दोगे। आप तो आप बोलो, फिर मैं बोल लूंगा। पहले आप अपना जो भी आपकी बात आप कह लो, फिर मैं बोल लूंगा। अब आप चुप हो जाइए तो मैं बोल लूं अपनी बात। मैंने कहा हम गांधी के देश के लोग हैं, अहिंसा पे विश्वास करते हैं। आतंकवादी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, हम उसकी निंदा करते हैं। तो हमास की निंदा कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल यह है कि हम
बिल्कुल मैं कह रहा हूं कोई भी आतंकवादी संगठन, हमास का नाम हम किसी लीजिए, बोलिए हमास संगठन आतंकवादी का सपोर्ट नहीं संगठन है। करते। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप फिर मेरी बात, अरे चाहे हमास हो, चाहे बिमास हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी आतंकवादी घटना करेगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा, हम उसको समर्थन नहीं देते। अब मुझे बोलने दीजिए प्रभु, आपकी बात हो गई हो तो मैं अपनी बात कह लूं। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे देश के अंदर में जिस तरह से मणिपुर में कांड हुआ, जिस तरह से मणिपुर में आज हत्याएं हो रही है, मणिपुर में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी इतनी तेज तरीके से बोलने को तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला मेरे अपने खून है, मेरा अपना डीएनए मणिपुर, लेकिन मणिपुर के बारे में, मणिपुर के महिलाओं के बारे में जिसके साथ अन्याय हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बोला, चुप्पी साधे रहे। आज तक वहां पे हो रहा है, आज तक कितना दिखाया जाता है जरा बताइए? यहां तो टीवी, यहां तो घुस घुस के दिखाया जा रहा है, कोई हेलमेट बांधे दिखा रहा है, ऐसे करके देखो। अरे भैया, इजराइल और आपको फिलिस्तीन की इतनी चिंता, लेकिन अपने हिंदुस्तान के व्यक्ति की चिंता नहीं, हिंदुस्तान की बहन बेटियों की चिंता नहीं। कमाल का देश हो गया भाई। आप राजनीति में इतना गिर जाओगे, इतना राजनीति में गिर जाओगे कि हिंदुस्तान पे चर्चा बंद कर दोगे। हिंदुस्तान की महंगाई से जूझ रहा है हिंदुस्तान, महंगाई की मार से आदमी ने अपने बच्चे स्कूलों से निकाल लिए, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो अपनी फीस नहीं जमा कर पा रहे। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोगों के घर में बाप बेटा सब बेरोजगार हैं, वो बेचारे किस परेशानी में जी रहे हैं। आटा चावल दाल हर चीज महंगी हो चुकी है, किसान बदहाल है। यहाँ पे बारिश से आप देखिए धान लेट गया है, केरल की फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन मुझे पता है आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, मध्य कोई चर्चा नहीं, कमाल की बात है। बाकी जगह लेकिन हमारी चर्चा किस पे हो रही है? आज तो फिलिस्तीन पर बहस है ना, चर्चा हो रही है दूसरे देशों की, लेकिन हिंदुस्तान के आवाम की चर्चा नहीं होगी, हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ की चर्चा नहीं होगी। ये मुझे तकलीफ है। मुझे एक जवाब दे दीजिए, मुझे बता दीजिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन? भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे जा रही है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन? मैंने क्या बोला? मैं तो अरे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ना इजराइल के राष्ट्रपति को जानता हूं, ना फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को जानता हूं, मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को जानता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जानता हूं, हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर। हम अपने हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में चाहे वो व्यक्ति किसी भी जात धर्म का हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हम नहीं जानते किसी देश को, हम हिंदुस्तान के लोगों को जानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की तकलीफ को पहचानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान जिस दर्द से गुजर रहा है, हिंदुस्तान के लोगों के दर्द के साथ हम खड़े हैं। हम इजराइल और फिलिस्तीन के जो लोग दर्द से गुजर रहे हैं उनके साथ नहीं खड़े, लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता इजराइल और फिलिस्तीन के जो लोग दर्द के साथ खड़े हुए हैं, भारतीय जनता उनके साथ नहीं है राजनीति करे। मैं कह रहा हूं इजराइल फिलिस्तीन, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप एजेंडा मत चलाइए, मुझे बोलने दीजिए। मैं अपने हिंदुस्तान की चिंता पहले करूंगा, पहले अपने घर की चिंता करूंगा। मेरा घर सुरक्षित हो, मेरे मणिपुर की महिलाएं सुरक्षित हों, मेरे देश की महिलाएं सुरक्षित हों, मेरे लोग सुरक्षित हों, मेरे लोग यहां पे आराम से रह सकें, शांति से रह सकें, इसकी मुझे चिंता है। बीजेपी को चिंता हो सकती है, राजनीति उनको राजनीति सूट करती होगी, हमें वो राजनीति सूट नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है। हमें हिंदुस्तान के लोगों की राजनीति सूट करती है, हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ की राजनीति सूट करती है, हम उनकी बात करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमाल की बात हो रही है। अब डॉक्टर साहब, अब इतने 4-5 मिनट बाद भी अगर आप शुरू नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आपकी शुरू होने में, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। गाड़ी की चाबी स्टार्ट नहीं होती है ठीक से। शहजाद जवाब आप हो गया। नहीं अरे सर मैं चुप हो चुका हूं। दीपक जी, इनकी समस्या शुरू होने की नहीं, समाप्त करने की इनकी समस्या, समाप्त ही नहीं कर पाते। अब मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूं, बीच में ना बोले। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुझे अपने घर से मतलब है। ठीक है, अपने घर से मतलब है तो काहे इस्लाम सेंटर में जाकर दुआ मांग रहे हैं? और अगर मानवता के आधार पर मांग रहे हैं तो इजराइल के तो 1000 नागरिक मारे गए पहले हमास के द्वारा, उनके लिए क्यों नहीं दुआ मांगते? बोल दीजिए एक बार। अबू आजमी इस्लाम सेंटर में जाकर उनके लिए भी दुआ मांगेंगे। इजराइल के जो मारे गए हैं, निहत्ते बच्चे मारे गए, उनके सर को तन से जुदा किया गया, महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनके लिए भी दुआ अर्पित करेंगे अबू आजमी। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि फिलिस्तीन का इजराइल पे हमला और इजराइल पर फिलिस्तीन का हमला। मान्यवर, आप हमास को फिलिस्तीन के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन फिलिस्तीन को आप उसको हमास के साथ जोड़ रहे हैं। आपको पता है वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन के लोगों ने हमास को लात मारकर निकाला है। उल्टा जो उनकी रूलिंग पार्टी है उनको हमास के ही आतंकियों ने 600 उनके रूलिंग पार्टी के लोगों को मारा है। क्या बोले जाते हैं मान्यवर? आपको इजराइल में राष्ट्रपति नहीं होता, भारत के राष्ट्रपति की तो वैसे ही आप लोग किस प्रकार से अवमानना करते हैं, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता, और आपने पूरे फिलिस्तीन को हमास से जोड़ दिया। इससे ज्यादा अपमान फिलिस्तीन के लोगों का नहीं किया जा सकता, और इजराइल के भी लोगों का। और इसीलिए अगर मानवता का तर्ज है तो बताइए, बाबरी मस्जिद को और तथाकथित बाबरी मस्जिद को और राम मंदिर को लाने की क्या आवश्यकता थी? और क्या अबू आजमी जाएंगे वहां पर? उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है उसमें इजराइल के जो निहत्ते लोग मारे गए उनके लिए दुआ अर्पण करेंगे। और ये देखिए इनसे क्या अपेक्षा करते हैं, इन्होंने तो
याकूब मेमन की पैरवी की, इन्होंने अफजल गुरु की पैरवी की। अल कायदा के आतंकी जब पकड़े गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे यूपी एटीएस पर भरोसा नहीं है। इन्होंने अहमदाबाद में जो ब्लास्ट करने वाला व्यक्ति था उसके बाप को अपनी पार्टी में ले लिया। तो ये तो समाजवादी पार्टी पीएफआई और सिमी की जो है बार बार पैरवी करने वाली पार्टी है। जहां पर भी आतंक दिखता है वोट बैंक के चक्कर में ये लोग अपने इस प्रकार के वक्तव्य को रखते हैं। ठीक है, मैं सीधे विद्या चावण जी के पास चलता हूं। विद्या चावण जी एनसीपी की नेता हैं, साथ ही साथ एक सवाल। नहीं, दीपक जी न्याय कर दो, दीपक जी न्याय कर दो, 10 सेकंड दे दीजिए दीपक जी, न्याय 10 सेकंड। आप पूरी डिबेट में अन्याय करते हैं एंकर के साथ, क्या भाव बिक रही है? अब आप न्याय की बात कर रहे हैं। दाल क्या नहीं, 10 सेकंड दाल क्या भाव है? दीपक जी जरा पूछ लें, दाल क्या भाव है हमारे? 10 नहीं 30 लीजिए, बड़े दिल का आदमी। अच्छा बताइए, दाल क्या भाव है हिंदुस्तान में? मैं पूछ रहा हूँ दाल क्या भाव है? अच्छा, इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूं दीपक जी। हाँ दीपक जी, इसका जवाब देता हूं। जवाब नहीं बता। हाँ मैं इसका जवाब देता हूं दीपक जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हाँ दीपक जी जवाब देना चाह रहा हूं। 30 सेकंड दीपक जी जवाब देने दीजिए। क्या भाव है? हाँ दीपक जी, इसका एक वाक्य में जवाब देने दीजिए। नहीं मालूम, एक वाक्य में जवाब देने दीजिए। क्या भाव है? दाल क्या भाव है? दीपक जी एक वाक्य में जवाब देना चाहता हूँ। मूंग दाल क्या भाव है? नहीं मालूम है ना? दीपक जी एक वाक्य में जवाब देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब नहीं है, कोई बात नहीं, केवल एक वाक्य, मूंग दाल क्या भाव है? केवल एक क्या भाव है ड्राइवर भदौरिया जी, बताइए। केवल एक बात, किसान क्या पर नहीं, किसान की इनकम क्या है? अरे मूंग दाल क्या भाव है बताइए ना भाई, मुझे शाम को खरीदने जाना है। किसान कितना कमाता है बताइए ना। अभी रुकिए, मैं बताऊंगा, पहले मुझे बीजेपी नहीं, पहले मूंग दाल की कीमत बताइए। आप चैलेंज कर रहे हैं, किसान क्या कमाता है मुझे पता है। आप छोड़िए, नहीं आप मत बचाइए प्रभु, आप क्यों बचाते हो? क्यों बचाऊं भाई किसी को? आप भी मेरे दोस्त हैं, आप भी मेरे साथ चाय पीते हैं, शहजाद भाई भी पीते हैं। बीजेपी को बचाने के लिए मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, मूंग दाल के भाव बता दीजिए सर। जवाब दे देता हूं। मूंग दाल के भाव बता दीजिए क्या है? बीजेपी को बचाना चाहते हो? मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ सर, आप बता दीजिए ना मूंग दाल के भाव। मेरे दर्शक जो खरीदने जाना चाहते होंगे वो थोड़ा ज्ञान ले लेंगे। पर डे इनकम क्या है? सस्ती कहाँ मिल रही है बता दीजिए। दीपक जी मत बचाइए, मत बताइए, मत बचाइए, मत बचाइए दीपक जी। आप तो कम से कम विपक्ष के साथ खड़े होइए, क्योंकि हम जनता की। चलिए भाई, मूंग दाल के भाव बताइए शहजाद पुनावाला जी। दीपक जी 10 सेकंड दे दीजिए। बताइए क्या भाव? चुप क्यों हो जाइए डॉक्टर साहब? इनकम क्या है दीपक जी? किसान कितना कमा रहा है पर डे? दीपक जी मैं कृपया करके आप थोड़ा डिबेट को इनको देखिए। हमास के रॉकेट से ज्यादा अनुराग भदौरिया रॉकेट छोड़ते हैं, शाब्दिक रॉकेट। नहीं, मिसफायर ज्यादा होते हैं इनके रॉकेट। पूछा है, बार-बार सवाल क्यों दोहरा रहे हैं? अरे भाई ठीक है, इनसे इनके हमास और इनमें कंपटीशन है। वो रॉकेट बेचते हैं, ये वर्बल रॉकेट चलाते हैं। अब सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया ने मुझे एक लिस्ट ऑफ आइटम्स के प्राइसेस की बताया कि प्राइस बताओ, इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ। अनुराग जी एक बात करते हैं, महंगाई का विषय है ना, तो क्या अबू आजमी के इस्लाम सेंटर में जाकर दुआ वहां पर मांगने से इन चीजों के दाम कम हो रहे हैं? तो भाई जाकर बोल दीजिए कि ये दुआ मांगने से हमास के लिए इनके दाम कम हो रहे हैं। दाल का रेट नहीं या बताइए, महंगाई के ऊपर चर्चा है तो अबू आजमी दुआ मांगने की बात क्यों कर रहे हैं हमास के लिए? हमास के लिए दुआ मांगने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं पता किसान हमास के लिए दुआ मांगने से इनकी कीमतें कम होने वाली है क्या आपके हिसाब से? नहीं पता तो फिर आपको क्या पता है प्रभु? राजनीति पता है। एक बार आपको पूछा था अदरक का दाम, शर्म नहीं आती है? एक बार आपको अदरक का दाम पूछा था, आप नींबू लाते थे, नींबू का दाम क्या है? टमाटर जो लाते थे अनुराग जी, टमाटर, वो टमाटर का दाम क्या है? कितनी मौतें हुई हैं? अनुराग जी टमाटर का दाम क्या है? जो टमाटर लेकर घूमते थे उसका दाम क्या है बताओ? अनुराग जी हिम्मत है तो टमाटर का दाम बताओ। नहीं मालूम है ना? चलिए हो गई ना, आपके मन की बात हो गई। अब एक गंभीर मसला है, लाइट मत बनाइए सर। कितनी मौत हुई मणिपुर में मालूम है? कितनी मौतें हुई हैं? नहीं मालूम है ना मणिपुर का? आपको मणिपुर के लोगों के बारे में नहीं पता जो हिंदुस्तानी थे, हमारे आपके डीएनए के लोग हैं। वो वहां कितने लोगों की मौतें हुई, कितनी बहनों के साथ अन्याय हुआ, आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम आपको? बहुत अच्छा सवाल, ये अफसोस की बात है, ये दिक्कत की बात है, तकलीफ की बात है मेरे लिए। और पूरा हिंदुस्तान देख रहा होगा कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के लोगों के साथ अन्याय होता है, ये भी नहीं पता उनके साथ क्या अन्याय हुआ है। कमाल की बात है। डॉक्टर दीपक जी नहीं, अब एक मिनट डॉक्टर साहब जाना चाहता है सरकार बताए। डॉक्टर साहब अच्छा, मूंग की दाल के दाम बता दीजिए। प्रभु आप मत व्हाट्सएप गूगल मत करिए। मूंग के दाल बता दीजिए, हम आपसे नहीं लड़ रहे। अरहर के बता दीजिए। प्रभु हम आपसे नहीं लड़ रहे हैं। तेल के बता दीजिए। प्रभु आप क्यों बचाना? एक दाम तो अरे मैं तो बताऊंगा डिबेट में जाते मुझे चाहिए कि दर्शक मेरे डिबेट में रुके। आप उनको रोक रहे हैं, मैं आपको रोक रहा हूं। मुझे घेरो, कितना भी घेरो, लेकिन
बताइए ना, मूंग की दाल के भाव बता दीजिए। आप लेके तलवार बीच में आ जाते हो। हर बता दीजिए। जैसे आपने वो देखा, जैसे वो देखते हो। और मेरी बात सुनिए, मैं बताऊंगा, रुकिए एक मिनट। नहीं, बताइए ना, पहले टाइम मत खाइए। हमारे यहाँ कि जब दो लोग फंस जाते थे, दूसरा लोग, तो तीसरा लोग बीच में आके ऐसे कूद पड़ता था, हम खड़े हो गए। अब प्रभु आप क्यों बचाना चाहते हो? आप क्यों बचाना चाहते हो बताइए? मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी से जवाब लूंगा, उसके बाद हमें जब जवाब देना होगा। अबू आजमी दाम बता रहे थे, दाम पूछ रहे थे, वो हमास के लिए दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अनुराग जी हो गया अबू आजमी के हमास के लिए दुआ मांग रहे हैं। आज आप करोड़ कंप्लीट क्या? इनसे पूछो, आपने सब डायलॉग लाइव में डिलीवर कर दिए। इनको ये भी नहीं पता होगा गेहूं की फसल कब होती है। गेहूं की फसल कब होती है बताओगे आप? गेहूं की फसल कब होती है बताएंगे? सारी किसानी आपने कर रखी है मानवर, सारी किसानी आपने कर रखी है। जीन्स पैंट में किसानी करते हैं आप। आपको ना किसानों के बारे में सारी किसानी आपने कर रखी है। जीन्स पैंट जाता है, ये खेत में किसानी करते हैं। किसानी के वीडियो डालते हैं। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ दोनों के, शहजाद पूनावाला जी, अनुराग भदौरिया जी। मैं विद्या जी का सम्मान कर रहा हूँ उनको इस तरह से डिबेट में फंसा के। ये मतलब ये आप तो आप क्या डिबेट कर रहे हैं हिंदुस्तान में बैठ के? विद्या जी, ये इंडिया गठबंधन के बहुत सीनियर प्रवक्ता है डॉक्टर अनुराग भदौरिया। हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ नहीं जानते। इनको ब्रेक लगाना नहीं आता, हाईवे पे निकल जाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। सर सारी शिकायत हम ही से होगी क्या? सारी शिकायत हम ही से सर। मैं तो सर आपके सहयोगी है विद्या जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सालों से आप इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप भले व्यक्ति अभी भी बोल रहे हैं वो। अभी तो समाजवादी पार्टी बहस चल रही है या झगड़ा चल रहा है? अभी अखिलेश जी का बयान आया है। विद्या जी, समाजवादी पार्टी तो इंडी से हट गई है। इजराइल ने फिलिस्तीन की पूरी जमीन छीन ली है, शरद पवार जी ने ये कहा। क्या ये फैक्ट है? क्या ये सच्चाई है विद्या जी? देखिए, जो सच्चाई है और जो पवार साहब जो बताते हैं वो वस्तुस्थिति है, और वो अकेले नहीं बता रहे हैं। आपने अगर अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इंदिरा जी ने वही बताया था, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह सरकार ने, सबने यही बताया था। उसमें कुछ अलग पवार साहब ने नहीं बताया है। लेकिन आप इसका अलग राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमास को बार बार आप ये ला रहे हैं। तो ये आतंकवादी संगठन इनका जो कुछ चल रहा है, इससे पवार साहब के विधान को जोड़ना ये बराबर नहीं है। अभी मैं आपका जो बहस सुन रही थी उससे मुझे ये पता चल रहा था ये क्या चल रहा है। ये देखिए, आज तक हमारे देश की जो नीति है उसको हम लोग अच्छी तरह से अगर देखेंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं। जो है सच्चाई वो बताने में क्या हर्ज है। यहाँ से हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हमारे देश में बैठे हैं, और हम लोग ये बार बार कहेंगे कि भाई ये ऐसा ही पवार साहब ने कहा है, ऐसा ही कहा है। इनके विधान को गलत तरीके से पेश करना ये गलत बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अभी हमारे पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो बराबर है। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहती भाजपा, मणिपुर के बारे में बताइए ना। ये हिंदू मुस्लिम कुछ कहाँ से निकाल के ये धर्म से जोड़ना, राजनीति को धर्म से जोड़ना, यही गलत बात है। तो कोई विधान है उसको मोड़ के बार बार उसके पवार साहब ने ऐसा ही कहा है, ऐसा ही कहा से इस तरह से इसका गलत मतलब निकालना ये ठीक नहीं है। यही मैं कहना चाहती हूँ। उनकी बात एक हद तक ठीक है, लेकिन विद्या जी मेरा एक छोटा सा सवाल सुनिए, बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ। शरद पवार साहब देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने उस डेलिकेट पोर्टफोलियो को उस वक्त संभाला 90s में, जब दुनिया की स्थिति क्या है हम सब जानते थे और हमारे ऊपर किस तरह के चैलेंजेस थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। मैं जानना चाहता हूँ, एक पूर्व रक्षा मंत्री जो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात करे और कहे पूरी जमीन फिलिस्तीन की है, और हमास का नाम भी ना ले, जिसने 1400 लोगों को मार डाला, जिस हमास के चलते ये पूरा संकट खड़ा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन का, क्या ये एक तरफा बात नहीं है? देखिए, हमास एक आतंकवादी संगठन है। इसका कोई भी इस दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो इसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन पवार साहब के विधान को इस तरह से जोड़ना गलत बात है। उन्होंने जो सच्चाई बताई है वो उन्होंने हिस्ट्री बताई है, और वो एक अच्छा रक्षा मंत्री थे, इसलिए आपका किसी का सर्टिफिकेट की उनको ज़रूरत नहीं है।
हर एक खाता उनके पास, चाहे कृषि खाता हो, चाहे उनके पास संरक्षण मंत्री पद हो, उन्होंने हमेशा वफादारी से और देश के लिए काम किया है और करते रहेंगे। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही। जो इंदिरा जी ने कही थी, जो राजीव गांधी जी ने कही थी, जो मनमोहन सिंह सरकार ने कही थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, वही तो बात दोहरा रहे हो वो। उसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया है? उन्होंने कहा हमास का समर्थन नहीं किया है। तो इस तरह से वो कह देते हैं कि हम हमास का भी विरोध करते हैं, उसमें जोड़ना हमास का भी जाहिर विरोध कर देते हैं। बहुत गलत बात है। इस तरह से गलत बात, और वो असम का जो सीएम है वो और कुछ गलत बात बताता होगा तो उसका भी हम लोग धिक्कार करेंगे। इस तरह से उनके विधान को तोड़ मरोड़ कर कुछ उनके मुंह से ये शब्द ही निकला था और ये ही कह रहे थे और ये कह रहे थे, ये आप लोग नहीं कह सकते। आपका बहस अलग मुद्दों पे हो सकता है, लेकिन किसी ने कुछ विधान किया तो उसको गलत मतलब निकालना ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं सीधे दीपक वोरा साहब को चलता हूं। दीपक वोरा साहब, सिर्फ एक एक्सपर्ट की हैसियत से मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एम्बेसडर रहे इतने सालों भारत के लिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इजराइल ने फिलिस्तीन की पूरी जमीन को हड़प लिया है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे मौका देते हैं सर, आपसे सीखने का, बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनसे सीखने का। ये सही नहीं है सर, ये हिस्टोरिकल एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करता है सर। 1947 यूएन रेजोल्यूशन कि इस इलाके में, जिसे आप पैलेस्टाइन कहते हैं, पूरी दुनिया पैलेस्टाइन के नाम से जानती है उस एरिया को, कि यहाँ पर जूइश स्टेट होगा, एक पैलेस्टीनियन स्टेट होगा। तो सर यहूदियों ने उसको स्वीकार किया था, पैलेस्टाइन ने नहीं किया, बल्कि अरब देशों ने मिलकर इजराइल को मिटाने की कोशिश की थी। ये हकीकत है। इस समय जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है उसके पास वेस्ट बैंक, और उसको वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ सर, कि वो जॉर्डन नदी के वेस्ट पे है तो इजराइल की ईस्ट में, लेकिन जॉर्डन नदी और डेड सी के वेस्ट बैंक में, इसी उसको हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं। और फिर दूसरी है गाज़ा पट्टी, जहाँ पर हमास का कब्जा है। पिछले कई साल से इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के जरिए आए थे, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये कहना कि कब्जा कर लिया है उनकी धरती पर, ये सही नहीं है सर। हिस्टोरिकल एविडेंस दोनों तरफ है सर। अभी पूरी बातचीत हो रही थी भारत के बारे में। मेरी ट्रेनिंग नहीं है टू कमेंट ऑन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स, लेकिन इजराइल में मेरे दोस्त हैं सर। अगर आप इजाज़त दें तो 3 प्रश्न, वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं सर, आप खुद नहीं जानते कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। उन्होंने 3 सवाल मुझसे पूछे हैं सर, आप कहें तो मैं पढ़ बिल्कुल 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 सर। पहला सवाल ये, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं सर इजराइल में, उन्होंने ये पूछा है, मिस्टर एम्बेसडर, डू जूज हैव द राइट टू एग्जिस्ट? क्या यहूदियों को जीने का अधिकार है? दूसरा, अगर आपके देश पर आतंकी हमला होता क्या आप बदला नहीं लेते? और तीसरा, ये जो कहानी बताई जा रही है कि हम जेनोसाइड कर रहे हैं, इसका सबूत किसके पास है? हम तो ह्यूमैनिटेरियन एड देने को तैयार हैं, दुनिया क्यों नहीं स्वीकार करती इसको कि हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और का? सर जवाब मैं इनको क्या दूं सर? मैं इतना ही उनको कह सकता हूं, मैंने जवाब यही दिया। मैं नीचे देख रहा था जब पैनलिस्ट बात कर रहे थे, उनको यही मैंने कहा कि भले ही दिल से मैं भारतीय हूं सर, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, लेकिन दिमाग से, मस्तिष्क से, सोच से सर, आज मैं बहुत से भारतवासियों की तरह, पूरी दुनिया में बहुत से लोगों की तरह, आज मैं इजरायली हूं सर, आज मैं यहूदी हूं सर, बिकॉज आपको उतना ही अधिकार है जीने का जितना मुझे है सर। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है? और दूसरा, मेरा बड़ा स्ट्रेट सवाल, हमास का चार्टर तो ये कहता है कि यहूदियों को मिटा दो, आपकी आइडियोलॉजी भी ये कहती है कि यहूदियों को खत्म कर दिया जाए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि क्या यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि फलस्तीन के अंदर में लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं है, लोगों को खाने सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। यही सवाल क्यों सवाल? अरे सुनिए मेरी बात, किसी के अधिकार तो जब जाएंगे, लेकिन अभी तो वहां जिस तरह से लोग मानवीय मदद देने को तैयार है इजराइल और अमेरिका दोनों। आप खाएं उनका, मारे उनको। गजब आइडियोलॉजी है साहब, गजब विचारधारा है। मदद की बात कर रहा हूं, खाएं भी उनका, मारे भी उनको, और कह रहे खत्म कर दो यहूदियों को। सुनिए, बजाय वहां बॉम्बेड खत्म करने के, वहां प्लम्बरिंग का काम कर रहे हैं जाकर बाइडेन।
क्या मतलब, यानी हद है। आप देखिए तो क्या कह रहे हैं कि आप वहां पानी शुरू कर दीजिए। अरे शर्म आती है। और दीपक भाई, आप जैसे एंकर जब आके ये बात करते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो कहता हूं कि आप जाइए, आप लड़िए, हमास से लड़िए, खाएंगे उनका। मैं तो दानिश कुरैशी जी आपको बोल रहा हूं, गाजा चले जाइए, टिकट मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लड़िए फिलिस्तीन की तरफ से। लेकिन आप कौन की सेवा करनी है ना आपको, चले जाइए। आप अवाम के लिए, आप अवाम को अगर वहां पे पानी पर प्रतिबंध लगाएंगे, आप खाने पे प्रतिबंध लगाएंगे, ये कौन सा इजराइल का, समझ में नहीं आता। इजराइल का शर्म नहीं आती, इस पे आपको शर्म नहीं आती दीपक भाई? मुझे तो ये पता नहीं चलता। इजराइल का, वहीं से पैसे कमाएं, वहीं से मानवीय मदद आए और उन्हीं को मारें। सुनिए मेरी बात, अरे कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? जो बेचारे यहूदी जर्मन से मर के पिक के भाग के आए थे, आप क्या बातें कर रहे हैं कि यहीं से कमा वहां से कमा? अरे वो तो जिंदगी उनकी जिंदगी आप पढ़ाते हैं ना मुझे, जब अरे पढ़ाते ये जो हिस्ट्री आप मुझे पढ़ाते हैं ना, आप खुद जानते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलता है। कुछ पार्टियों के लिए सच्चा झूठा सब चलता है, और राजनीति में तो चलता ही है सच्चा झूठा। चाहे आप हो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे AIMIM है, चाहे NDA है, चाहे इंडिया है। बीजेपी के साथ मत करिए, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनकी बात अलग है। वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी उसी देश में हैं, वो आपके प्रधानमंत्री है। ये दानिश कुरैशी ने नहीं फोटो खींचा, देख लीजिएगा, इसका फोटो दानिश कुरैशी ने नहीं खींचा है। नहीं, ये है क्या फोटो, क्या दिखा रहे हैं आप? ये देख लीजिए, ये कह रहे कि जर्मनों ने हमें मार के खत्म कर दिया, हमारी उम्मीदों को तुम मत खत्म करना, पैलेस्टाइन के अरबों। गजब है। शहजाद पूनावाला जी के पास चलता हूँ। शहजाद पूनावाला जी, दानिश कुरैशी बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं। 3-4 बातें हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। हाँ, 3-4 बातें हैं, मैं त्वरित जवाब देता हूँ। देखिए, तीनों जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, ऐसी क्या व्यवस्था है कि नहीं, AIMIM वाले इंडी में नहीं है, कैटेगोरिकली कंडेम नहीं कर पाए? अरे उनको यही नहीं पता, क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। शहजाद भाई का क्या मामला है, वो इतना रवानी में रहते हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं। नहीं, मैं भूल गया, आप समझे नहीं इस बात को। मैं तो ये चाह रहा था कि आपकी हैसियत क्या है वो बता दे आपको तो वो भी नहीं स्वीकार। देखिए, हमारी छोड़ देते हैं, आप कोई नया गठबंधन ढूंढ लीजिए। हमारी हैसियत अल्लाह की। अच्छा, आप अपनी बारी में बोल देते हैं, किसी के मोहताज नहीं है अभी। हम किसी हाँ, के वो तो पता ही है, हमने कभी भी, इसीलिए अभी तक। अरे भाई दीपक जी, क्या तरीका है? दीपक जी, मुझे लगता है एक बात, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता नहीं की है। अच्छा, ठीक है, आप ओवैसी साहब की कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये किसी और की कर लेंगे, राजनीति में ऐसा ही होता है। दीपक जी, ओवैसी साहब पसंद भी नहीं करते, वो ओवैसी साहब पसंद दीपक जी, ये बात सही है, उनका सिंबल पतंग है। ये शहजाद भाई को मुबारक, वो शहजाद भाई को मुबारक। दीपक जी, क्या तरीका है भाई? दीपक जी, ये बात मैं स्वीकारता हूँ। आप कुछ भी बोलेंगे, आप हमारी पार्टी को लेकर, AINDA के गठबंधन को लेकर कुछ भी बोलेंगे, फिर आप तरीका भी बताएंगे, तो शहजाद भाई ये तरीका ठीक। दीपक जी, आप अनुमति देंगे तब मैं बोलता हूँ। मेरी बातें शॉर्ट होती हैं, बोलने दीजिए ना, मेरी बातें व्यक्तिगत। हाँ, दीपक जी, ये बात मैं स्वीकारता हूं दानिश जी की, इनकी अल्लाह ने ही हैसियत बनाई है, और 60-70 वर्ष हो गए इनकी पार्टी को, अभी तक एक सीट से बाहर ज़्यादा वो जा नहीं पाए। एक आध सीट कहीं और जीत गए तो जीत गए, तो 2 सीट से ज़्यादा उनकी हैसियत अल्लाह ने ही तय की है कि 2 सीट तक ही सीमित रहेंगे। अब सुन लीजिए, अब अल्लाह का फरमान भी आपको स्वीकार्य नहीं है। अब बीच में मत बोलिए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, मैं 2-3 बातें, अल्लाह के फरमान को भी नकार रहे हैं आप। 2 सीटों के बजाय आप 1 सीट कह रहे हैं। दीपक जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। हर 5 सेकंड में कमेंट्री होगी तो कैसे हो पाएगा भाई? क्योंकि मेरी बातों का फ्लो टूट जाता है, और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। नहीं है, 1 सीट है सिर्फ। भाई जी न्यूज़, आप क्यों ऐसे करते हो भाई? मेरी बातें शॉर्ट में हो जाए, जितना इंटरप्शन चल रहा है उतने में तो मेरी बात हो जाए पूरी। भाई दीपक जी, आप, मेरी बातें शॉर्ट होती हैं, आप उनको प्लीज ब्रेक मत करवाने दीजिए, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब देखिए, एक एक करके बातें करते हैं। आपने कहा कि हमास के चार्टर में लिखा हुआ है कि यहूदियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसका खंडन कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा? अरे पानी बंद करने का किसी को अधिकार है, बिजली बंद करने का किसी को अधिकार है। चलिए, मैं इनको एक और सवाल पूछता हूँ। 3 जगह पर तो इजराइल है बॉर्डर पर, चौथा बॉर्डर तो इजिप्ट का है। इजिप्ट खोल देना और सारे जो फिलिस्तीन है गाजा पट्टी में, उनको आने की अनुमति दे दे। अभी तक इजिप्ट ने जो कहा है राफा बॉर्डर केवल विदेशियों के लिए खोलने की बात की है। मान्यवर आप ही की उम्मा से है इजिप्ट के लोग, तो क्यों नहीं मान रहे वो आपकी बात को?
अच्छा छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात, विद्या चौहान जी के पास आते हैं। विद्या चौहान जी ने कहा कि नहीं, जिसका पहले अधिकार होता है जमीन पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। हमने तो इसकी बात की है, कब्जा इजराइल कर रहा है गलत तरीके से। मान्यवर, आपको पता है विद्या जी कि गाजा पट्टी पर बहुत लंबे समय तक इजिप्ट का कंट्रोल रहा, उनका ऑक्यूपेशन रहा। बताइए, इजिप्ट का खंडन करेंगे क्या आप? नहीं करेंगी। वोट बैंक का मसला है, आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी वोट बैंक पर आधारित है। और आखिरी बात, विद्या चौहान जी, बार बार आपने मुझे नॉर्थ ईस्ट का सवाल पूछा है, मणिपुर का सवाल पूछा है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। वैसे तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, आप लोग भाग गए मणिपुर की चर्चा जब हुई, पर विद्या जी बिना देखे 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर के, क्योंकि अनुराग जी भी मुझे चैलेंज देते रहते हैं, 8 राज्यों के नाम और उनके कैपिटल के नाम बताना। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के और उनके कैपिटल के पहले नाम बता दीजिए मुझे, फिर उसके बाद में अगर आपकी जानकारी का उतना ज्ञान हो तब मैं जवाब दूं आपको मणिपुर पर। क्योंकि 93, 96, 2011 में जो हुआ, और जब आपके नेता कांग्रेस में थे और जब आप कांग्रेस की सरकार के साथ थे, तब तो आपको वो ज्ञान याद ही नहीं है, वो सारी चीजें याद ही नहीं है। तो पहले मुझे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का और उनके कैपिटल्स का नाम बताइए जरा, पता तो चले नॉर्थ ईस्ट के प्रति आपकी कितनी संवेदना है। बताइए एक बार विद्या जी, पता है आपको? देखिए, मैं यहाँ कोई एग्जाम देने के लिए बैठी नहीं हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से अनुराग जी तो मुझसे एग्जाम ले रहे थे 15 मिनट तक। देखिए, मुझे अनुराग जी आपके साथी मेरा एग्जाम ले रहे थे कि इसका दाम बताओ, उसका दाम बताओ, टमाटर का दाम बताओ, प्याज का दाम बताओ। फिर भी आपके सीएम बदले नहीं गए, ना ही उधर मोदी जी जाके आए हैं, ना ही मोदी जी को कोई पड़ी है। इसलिए हम लोगों ने ये सवाल उठाया है कि महिलाओं के ऊपर इतने खुलेआम पे अत्याचार। अच्छा विद्या जी, इस पर एक और सवाल पूछता हूँ। चलिए विद्या जी, एक और सवाल पूछता हूँ। विद्या जी, एक और सवाल पूछता हूँ के हमको नाम बताओ। विद्या जी, एक और सवाल इसी पर एमपीएससी का एग्जाम नहीं दे रही हूँ। चलिए छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता 8 नाम, छोड़ दीजिए। का अधिकार नहीं, आपको 8 राज्यों के नाम नहीं पता, छोड़ दीजिए। मुझे इतना ही बोलना है कि भाजपा इसके ऊपर क्यों खामोश है। विद्या जी, आपने कहा सीएम नहीं बताती भाजपा, क्यों नहीं मोदी जी वहां पर गए, मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर का इश्यू इनको क्यों नहीं लगा कि सीरियस नहीं लगा, और अब सुन लीजिए विद्या जी, वहां पर क्यों नहीं गए। ठीक है, अब विद्या जी सुन लीजिए, 56 विद्या जी सुन लीजिए, बार-बार रिपीट कर रही है। उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अब आप रिपीट कर रही है, सुन भी लीजिए। मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे? विद्या जी, अब आप रिपीट कर रही हैं, 5 बार रिपीट कर दिया। अब रिपीट मत कीजिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ ना, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। विद्या जी, आपने सवाल पूछा, विद्या जी, ना ही हमने वहाँ के सीएम को बदला है, ना ही हमने कुछ काम किया है। ठीक है, अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई, उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। बारे में पूछेंगे तो आपको ये कहाँ का अधिकार है? अब विद्या जी सुन लीजिए, आपने मुझे 5 बार एक ही सवाल ना जाग के। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अभी आपको 8 राज्यों के नाम नहीं पता, छोड़ देते इसको। आपने कहा कि वहां का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बदला। विद्या जी, मणिपुर की असेंबली का स्पेशल सेशन हुआ था, उसमें आप और कांग्रेस ने वहां पर नो कॉन्फिडेंस, आप तो है नहीं वैसे, कांग्रेस है आपकी साथ, वहां पर अभी तक मोदी जी क्यों नहीं गए? आप तो चीफ मिनिस्टर बदलना की बात कर रही ना, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, वहां की असेंबली में नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया? वहां पर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं गए? नहीं, क्यों नहीं आया? क्यों नहीं गए? असेंबली के सेशन में नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाया आपने? जाना चाहिए था। अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर लिया, मणिपुर फिर से गोल पोस्ट मोदी जी आज तक क्यों नहीं गए? इसका जवाब आप मुझे दीजिए, इसका आपको जवाब मालूम है? इसीलिए हमास की पैरवी हो रही है, मिनिस्टर है इस देश के, इसीलिए। अच्छा, तो 93, 96 और 2011 में कौन गया था बताइए? क्यों डरते हैं? 93, 96 और 2011 में कौन गया था? जवाब आप दीजिए। 93, 96 और 2011 में कौन गया था? जाने वाले हैं मणिपुर में? आपकी सरकार थी, कौन गया था? मोदी जी अब कब जाने वाले हैं मणिपुर 93, 96 और 2011 में, जब मणिपुर 700 दिन तक राहत देने के लिए वायलेंस ग्रसित रहा, कौन गया था? इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। विद्या जी, आप सुन रही है क्या बातों को? जानकारी दीजिए। मैं वही दे रहा हूँ, राहत देने के लिए मैं दे रहा हूँ ना, आप सुनेंगी तब तो पता चलेगा। मोदी जी पूरे मैं दे रहा हूँ आपको, अरे भाई दे रहा हूँ, आप सवाल का जवाब भी तो सुनिए। करोड़ का विमान लेके घूमते सवाल भी अच्छा, सवाल पूछा तो जवाब भी सुनिए ना। जाते मणिपुर के बारे में उन्होंने, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, अब सुन लीजिए जवाब भाई। ये मणिपुर में मोदी कब जाने वाले हैं? ये पूछ रही है बार बार, 6 बार आप एक सवाल पूछते हैं, आप सुन तो लीजिए जवाब। ठीक है दीपक जी, चर्चा जारी रखने के लिए ना 6 बार एक सवाल नहीं पूछ सकते। अब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, सुन भी लीजिए।
विद्या जी, पार्लियामेंट में तो चर्चा मणिपुर की हुई, उसके लिए तो आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। आप लोग सवाल का जवाब सुनने से पहले भाग गए, जैसे अब भी नहीं दे रहे जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 93, 96 और 2011 में आपने एक MOS भी नहीं गया ठीक से वहां पर, बताइए। और आज सवाल यह है कि क्या हमास की पैरवी करना, उसके आतंकी हमले का खंडन ना करना, क्या ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? क्या आपने 2000 अभी भी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मुझे पूछ रहे 6 बार सवाल तो मणिपुर का विषय उठा रहे थे क्या शरद पवार जी? ना कि मोदी भी या हमास के आतंकी क्यों नहीं जाते मणिपुर से? डरते हैं? दीपक जी, इस चर्चा को करने के लिए कम से कम अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो बेहतर होगा। प्लीज, आप वरिष्ठ हैं, अरे भाई मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था। शहजाद जी को जवाब दे। दीपक जी, मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। हाँ दीपक जी, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, पार्लियामेंट में मणिपुर की, अरे भाई क्या तरीका है, पार्लियामेंट में तो मणिपुर की चर्चा पूरी हो गई, आप लोग भाग गए। पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कारण है कि हमास की पैरवी करने की नौबत आ गई आज? और अगर हमास की पैरवी नहीं कर रहे हो तो करिए हमास का खंडन और बोलिए कि इजराइल के जो 79 लोग मारे गए उसके लिए भी हम खड़े हैं उनके साथ। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोलिए कि इजराइल के दूतावास से जाकर कब मिलेंगे आप? फिलिस्तीन के तो दूतावास से जाकर मिल गए आप, इजराइल के दूतावास के साथ कब जाकर मिलेंगे? वहां के भी तो 79 नागरिक मारे गए। या बता दीजिए कि अबू आजमी और कंपनी कब दुआ अर्पित करेंगे इजराइल के नागरिकों के लिए? मैं बोल लूं भाई, आप तो मानवता के साथ खड़े ना, तो बताइए। दीपक वोरा साहब, हिस्टोरिकल और फैक्चुअल समझने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। 100 मिलियन कल जो बाइडेन साहब ने दे दिए, 30 मिलियन हम दे चुके हैं। लगभग हर देश वेस्ट बैंक को भी सहायता देता है, गाजा को भी सहायता देता है, पर वहां की अर्थव्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, वहां की हालत इतनी बदहाल क्यों है? क्या ये पैसा वहां के नेताओं के जेबों में चले जाता है और उससे हथियार खरीद लिए जाते हैं? जितनी मदद अभी तक दी गई है वेस्ट बैंक को और गाजा पट्टी को सर, बहुत ज़्यादा है। अगर आप पूरा उसको गिनेंगे तो इट्स इन सेवरल बिलियन डॉलर्स। और कुछ देर पहले, कुछ साल पहले ये वहाँ के लोगों ने कहा था कि हम एक नया सिंगापुर या नया दुबई यहाँ पर बना सकते हैं क्योंकि समुद्र के तट पर हैं, मेडिटेरेनियन सी है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन वो हुआ नहीं सर। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उस पैसे के साथ शायद हथियार खरीदे गए थे और फिर उन हथियारों का क्या उपयोग हुआ ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ सर कि 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और टुडे अक्टूबर 2023 में 168 रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल को सर। तो ये नहीं है कि वो टोटली आइसोलेटेड है, वो सहमत ना हो उसके साथ जो इजराइल कर रहा है, बट वो ये नहीं कहते कि इनका अधिकार नहीं है टू एग्जिस्ट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और फाइनली सर, हमारे देश, आपके देश, मेरे देश भारत, और जो एंशंट इजराइल था जो पैलेस्टाइन की धरती पर है, बहुत से एविडेंस हैं सर, हिस्टोरिकल एविडेंस, कि हमारे संपर्क बहुत मजबूत थे। इसीलिए हमेशा हम यही कहते हैं सर कि जूइश इतिहास में जहाँ वो लोग गए, इसके कारण क्या थे वो मैं नहीं बताऊंगा कि ईसा मसीह भी जूइश फैमिली से थे, जूड लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, अच्छा वो उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन इजरायली खुद कहते हैं कि दुनिया में जहाँ यहूदी गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, केवल एक देश ने अपने हाथ खोल के, अपने आर्म्स खोल के उनको स्वीकार किया है, वो भारत है सर। और आज दे वॉन्ट हेल्प फ्रॉम इंडिया, मॉरल सपोर्ट, कि प्लीज हमारा अधिकार है जीने का, हमारा समर्थन करिए। ठीक है, मैं एक बड़ी खबर आ रही है, मैं पढ़ देता हूं उसको। मेरे ख्याल से हमारे डॉक्टर अनुराग भदौरिया जुड़े भी हुए हैं। ये खबर उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड है। इसमें है, सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज है। उन्होंने नाराज होते हुए क्या कहा? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट न देने पर कांग्रेस से नाराजगी जताई है और कहा है कि वर्तमान कांग्रेस नेता अपने चिरकुट नेताओं से सपा के बारे में बयान न दिलवाएं। चिरकुट नेताओं से, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरा कहा कि उन्हें मालूम होता कि ये गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं है, ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है, तो कांग्रेस से गठबंधन ही नहीं करते। और ये किसके रेफरेंस के जवाब में उन्होंने दिया? ये दिया, अजय राय ने कोई बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका कमेंट? ये हनीमून चलेगा अभी इंडिया गठबंधन वाला? मैं पहले उस पर भी बोलता हूं, पहले उस पर बोल दूं। देखिए, आप तो वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं, सवाल से आपको क्या मतलब? अपनी बात कह दूं।
देखिए कमाल की बात, अरे सुन तो लीजिए मेरी, अरे सर सवाल सुन लीजिए। मैं, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप 8 स्टेटों का नाम बताइए, लेकिन हम मणिपुर में कितनी हत्याएं हुई हम नहीं बताएंगे। आप 8 स्टेटों का नाम बताइए, उनकी राजधानियों के नाम बताइए, लेकिन हम मणिपुर में कितनी हत्याएं हुई हैं, मणिपुर में क्या अन्याय चल रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आप सदन में कहते ना कि प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आए, आप क्यों नहीं लेके आए, लेकिन हम मणिपुर में जो नरसंहार हुआ है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, वो कितना हुआ महिलाओं के साथ अन्याय हम नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं लेके आए, आप पार्लियामेंट के अंदर में वॉकआउट क्यों कर गए, आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं आपने लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि मणिपुर में क्या नरसंहार हुआ है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ हम नहीं बोलेंगे। सब कुछ विपक्ष के ऊपर। कमाल की बात है। आपसे सीधा सा सवाल था, बहुत सवाल आपने एंकर बन के पूछा हमारी बहन से, लगातार सवाल पूछते रहे, तो थोड़ी देर के लिए मैं भी भटक गया था कि भाई एंकर हमारे दीपक भाई हैं कि आप हो। लगातार 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, लेकिन मणिपुर के मामले में हम नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि वहां पे महिलाओं के साथ अन्याय हुआ हम कैसे बोल सकते हैं, वहां पे नरसंहार हुआ हम कैसे बोल सकते हैं, उस पर तो हम बोल ही नहीं सकते। हमारे महिलाओं पर अत्याचारों का हम बोलेंगे नहीं, चाहे घसीटे जाए पार्लियामेंट के। मैंने मानी महिलाओं का साथ अत्याचार हुआ है मणिपुर में, मैंने मानी आपकी बात कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया ये तो बताइए, कांग्रेस आपके साथ जो अत्याचार कर रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका जवाब दे रहा हूं। आपका कांग्रेस आप पे जो अत्याचार कर रही है उसके बारे में क्या कहना है? वो भी कांग्रेस के चिरकुट नेता, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। देखिए पहली बात तो आपके पास खबर गलत आई है, चिरकुट नहीं, उन्होंने बोला छुटभैया नेता, तो पहले तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ये जो आग अच्छा अगर अखिलेश जी ने चिरकुट नेता बोला होगा तो ना चिरकुट बोला होगा तो बताइए क्या क्या शर्त लगाते हैं आप? अरे मैंने जो सुना है छुटभैया सुना है, मैंने छुटभैया सुना, आप सुन लीजिए ना, आप क्या क्या कहो कि बैलेंस। अरे भाई हम सब भाई, आप भी भाई हम भी भाई यार। अगर मान लो हमने छुटभैया बोल दिया, आप चिरकुट बोल रहे, चलो शब्दों में हो सकता है मुझे सुनने में गलती हो गई हो, अब इसमें भी आपको चैलेंज करना है क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप, हमेशा चैलेंज करते हो। मैंने थोड़ी सी, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी सी आगे लगा दी। नहीं मैं बीजेपी बड़े प्यारे हो अनुराग भाई, बड़े प्यारे हो आप, हमारे बहुत ही प्रिय मित्रों में से हैं। नहीं आप बहुत प्रिय मित्रों में से हैं। कॉलेज के टाइम से मैं जानता हूं, फर्स्ट ईयर पे था तब मैं देखता था कि एक पतला सा लड़का लिए माइक दौड़ा जा रहा है, बारिश हो रही है लेकिन फिर भी माइक लिए वहां पे अकबर रोड पे खड़ा है। किसी जवाब दो यार, ये सब क्या भूमिका बांधते रहते हैं? मैं जब कॉलेज के लिए निकलता था, इसलिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं हमेशा सम्मान करता रहूंगा। नहीं मैं सम्मान करता हूं, मैंने उस व्यक्ति को देखा है मेहनत करते हुए, इसलिए मैं सम्मान करता हूं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है। ठीक है, समय परिस्थितियां दीपक जी समय खराब हो रहा है डिबेट का। हर किसी की तारीफ कर रहा हूं तो भी दिक्कत हो रही क्या बीजेपी को? अच्छा तारीफ करना, मैंने किसी की तारीफ कर दूंगा तो समय खराब हो जाएगा। आप जाकर ऑफ एयर जाकर तारीफ करते रहिए, सवाल का जवाब दीजिए मान्यवर। मोहब्बत वाले लोग हैं हम भटके हुए ही हैं, अपने सच का आप भटके हुए हैं। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एक अपने मित्र की तारीफ कर रहा हूं, आपके एक मित्र की तारीफ। मोहब्बत की दुकान आपने भी खोल दी अनुराग भाई, कोई बात नहीं, चलेगा आपका काउंटर भी चलेगा। सुना था मैंने। अच्छा देखिए नहीं काउंटर नहीं, मैं तो अपनी बात कह रहा था। मैं भावनाओं में जीने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी है ना, भावनाओं में जीते। अचानक याद आ गए मुझे दीपक जी पतले दुबले लड़के। अरे भाई बात पर आओ यार, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो डिबेट का? अरे मेरे बहुत टाइम चला गया डॉक्टर साहब। अब देखिए बीजेपी के प्रवक्ता को दिक्कत हो गई, दीपक जी दीपक जी ये क्या चल रहा है? डिबेट का समय बर्बाद किया जा रहा है, वाकई में खत्म हो गया है।